नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम जानेंगे। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये उन उद्देश्यों को उल्लेखित करते हैं जो राज्य को हासिल करने चाहिए। इसका मतलब ये तत्व केवल अनुदेश हैं, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। दूसरा, इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नवत हैं। अनुच्छेद 36 की अगर हम बात करें, सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव, यानी कि जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए और उसके बचाव के लिए अनुच्छेद 36 में आपसे कहा गया है कि इसका आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 37 की अगर बात करें तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 की अगर बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्था के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 के अंदर कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 42 में बात करें, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देश तत्व में अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात की गई है। अनुच्छेद 44 यानी 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो कानून है वो एक समान होने चाहिए जो भी भारतवर्ष में रहता है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा है और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना है, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 47 में जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास की बात की गई है। अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करें, कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्र महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में नागरिकों से न्यायपालिका का प्रतिकरण की बात की गई है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात की गई अनुच्छेद 51 है। आपको बता दें, इसके बाद भारतीय नागरिकता की अगर हम बात करें, भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है, यानी कि भारत में आपको केवल एक ही नागरिकता मिल सकती है। कई देश ऐसे हैं जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा देश है उसमें एक नागरिकता है तो उस नागरिक बने होते रहने के बाद भी वो दूसरे देश की भी नागरिकता ले सकता है, लेकिन हमारे भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी कि अगर हमें भारत में नागरिकता चाहिए तो नागरिकता के लिए केवल आपके पास ये जो ऑप्शंस दिए इनमें से एक भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप भारत के नागरिक होंगे। एक तो जन्म से या 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा होने वाले व्यक्ति जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा भी आप भारत के नागरिक होंगे, यदि आपका वंश भारत में है तो आप भी भारत के नागरिक होंगे। देशीकरण द्वारा, यानी कि आप देश के रहने वाले हैं तो भी आप भारत के नागरिक होंगे। पंजीकरण द्वारा, यानी आपने पंजीयन कराया हुआ है, जैसे बाहर का कोई व्यक्ति आया वो देश में आया उसका पंजीयन कराया तो भी आप भारत के नागरिक होंगे। किसी क्षेत्र के भारत में समाहित होने पर, यदि कोई नेपाल का मान लो कोई हिस्सा है वो भारत में शामिल हो जाए तो उस एरिया के जो व्यक्ति होंगे वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। भारतीय नागरिकता का अंत की अगर बात करें, कब नागरिकता अंत हो जाएगी? अंत होगी भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिक स्वयं अपनी नागरिकता का परित्याग कर दे तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अगर कोई व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी, कोई भारत का नागरिक दूसरे देश में जाकर उसकी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, और सरकार द्वारा किसी नागरिक की नागरिकता छीनी भी जा सकती है, इसके द्वारा भी नागरिकता खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों।